देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले, उसका नाम इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन जिसे कहते हैं। क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के पास सबसे बड़ी समस्या यह थी, बहुत सवाल आते हैं, तो इतने सवाल आएंगे और 1951 से लेकर तुम 2025 तक का भारत अच्छी तरह समझ पाओगे। ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे। समझ में आया बात ये? ठीक। तो इसे पढ़ने के दो तरीके हो सके। एक तो मैं ऐसे कर दूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट बता कर आगे चला जाऊँ, या दूसरा हो सके इसे तमीज़ से पढ़ाऊँ ताकि आगे 51 से लेकर 25 तक का भारत तुम्हारी आंखों के सामने तैरना शुरू हो जाए। दो ऑप्शन होंगे। ठीक। ये ऐसे कर लो जो तुम्हारे सामने इस टाइम एग्जाम हो, एग्जाम के लिए ऐसा फटाफट तेज स्पीड से पढ़ा दें। तो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना? चौथा ऑप्शन अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से, चलो ठीक है। मेरी मर्जी से फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेटा फिर ज़्यादा हो जाए ना, यही आदमी नहीं होता ना। अब पता लग रहा है मैं तो यहाँ तो 1951 से लेकर 1956 तक के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बताता चला रहा, बताता चला जा रहा है। जैसे एग्रीकल्चर छोड़ कर मैं टेक्नोलॉजी पर, एग्रीकल्चर वाला दिमाग में से गायब होगा। ऐसे भी तो हो जाए ना। चलो एक काम करते हैं, ठीक। तो तुम ना अपने हिसाब से छांट लेना कौन सा फैक्ट एग्रीकल्चर का होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी का होगा। मैं मिक्सअप वो याद करवा देता हूँ जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो लगभग जितने भी एग्जाम और यहाँ तो सवाल बनते हैं, ठीक है, जो भी मुझे याद आता चला जाएगा। और तुम खुद ही डिसाइड कर लेना, एग्रीकल्चर में जाएगा ये वाला फैक्ट, ये वाला फैक्ट इस वाले सेक्शन में जाएगा, ये वाला फैक्ट इस वाले सेक्शन में जाने वाला, जो भी मैं बात बताऊंगा। क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा ना, तुम क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, कैसी स्थिति इस टाइम देश के अंदर बनी हुई। समझ में आया? चलो तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। इसे बोलते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, नियोजन मतलब प्लान करना हो, हिंदी का वर्ड नियोजन मतलब प्लान करना किसी भी चीज़ का। अच्छा, हुआ क्या? हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हो चुका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब चुनाव हुआ पहली बार। तो चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ 1951 में जाएगा, 52 में जाएगा, 13 मई 1952 को पहली बार लोकसभा अस्तित्व में आई, चुन गई लोकसभा। 13 मई कब की बात बता रहा हूँ? 1952 को। ये भी पेपर में पूछा हुआ, पहली लोकसभा कब चुन गई। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या बदलाव हुआ, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ समझ में आई बात है? तो पहले देख लेते कि 1951 तक पहले तो इन्होंने क्या सोचा, क्या पहले समझ लो यहाँ बदलाव क्या क्या हुआ। पहले नंबर पर हमारे पास, मैं पॉलिटिकल साइंस में चला जा रहा हूँ, राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुआ पॉलिटिकल साइंस में। इसमें पहला पॉइंट, सबसे पहले जो पेपर में सवाल पूछा जा रहा है पता क्या? 13 मई 1952, 13 मई 1952। ये क्यों पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में बार बार? इस समय पहली बार लोकसभा चुनाव आ रही, पहली बार लोकसभा चुनाव आ रही, उसका ना इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। 13 मई 1951 को पहली लोकसभा अस्तित्व में आई, पहली लोकसभा अस्तित्व में आई 13 मई 1952 को। अच्छा, तो पहली लोकसभा अस्तित्व में आ गई तो कांग्रेस की सरकार आ गई। यहाँ से किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की सरकार आ गई। और कांग्रेस की सरकार को ये समझ लो, कांग्रेस को लगभग 364 के आसपास सीटें मिल गई। तो इस टाइम कांग्रेस बहुत बड़ा बहुमत ले गई, बहुत बड़ा, ठीक। जो 273 के आसपास बहुमत हो, और देख लो 364 के आसपास कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनना तय है। वो भी बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 64 तक रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। समझ में आई बात यार? पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। तो बताओ इस टाइम पर देश का पीएम कौन है? बताओ देश का इस टाइम पर पीएम कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, तुम बता सकते हैं जवाहरलाल नेहरू इस टाइम कहाँ तक प्रधानमंत्री रहने वाले? 51 से लेकर कब तक? 1951 से लेकर कब तक? लगभग 64 तक, 66 तक, 64 तक रहने वाले। तुम बता सको इस टाइम पर क्या हुआ देश के अंदर कि देश का राष्ट्रपति किसे बनाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति बने हुए, ठीक है, और उनके विपक्ष में भी कोई खड़ा नहीं हुआ। समझ में आएगी बात या? तो यहाँ की इस टाइम पर प्रेसिडेंट जो बने हमारे पास, या प्रेसिडेंट जो बने, तो प्रेसिडेंट यानी देश के राष्ट्रपति कौन बनाएगा? देश के राष्ट्रपति को बनाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना बात है, क्योंकि भी पेपर में सवाल पूछा हुआ। समझ बात? ये ऐसे राष्ट्रपति जिनके विपक्ष में भी कोई खड़ा नहीं हुआ था। समझ में आया? उसके बाद और क्या हो रहा है यहाँ से? इसी समय में
तीसरे नंबर पर और क्या बदला हुआ, पॉलिटिकल साइंस में हमने क्या करा, ठीक। अभी पहली लोकसभा अस्तित्व में नहीं आई थी, पहली लोकसभा अस्तित्व में नहीं आई थी जो अंतरिम संसद थी, ठीक, जो अंतरिम संसद थी जिसका चुनाव नहीं हुआ था, वो वाली जो संसद थी, वो वाली पार्लियामेंट थी, उसने एक बहुत बड़ा संविधान के अंदर बदलाव करा था, बहुत बड़ा बदलाव, पेपर में पूछा जाता है, सही बात है। उसने 9वीं अनुसूची जोड़ दी थी और सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला संविधान संशोधन करा था, हमारे संविधान को भी बदल डाला पहली बार, अंतरिम संसद नहीं। लोगों ने बहुत आरोप लगाए कि नई लोकसभा चुन करनी चाहिए, उसका अधिकार होगा, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर दिया नहीं, तुम ज़्यादा बड़े शहंशाह हो, अंतरिम संसद भी संसद की तरह ही काम करती है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कराया और 90 नंबर की अनुसूची जोड़ी, 9th नंबर का शेड्यूल जोड़ा, और 9th नंबर का शेड्यूल जोड़कर बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा, प्रथम संविधान संशोधन करा। जब प्रथम संविधान संशोधन करा उसकी बड़ी आलोचना होती है, और उसके अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ दी, 9th शेड्यूल जोड़ दिया। हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ मौजूद थी मूल रूप से, अब वर्तमान समय में 12 हो चुकी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बार अलग अलग समय पर जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची थी जो 9th नंबर का जो शेड्यूल था वो कब जोड़ा गया, 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। मैं इसे यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा मैं, इसलिए क्योंकि इस टाइम पर पता होना चाहिए तुम्हें इस टाइम का भारत है कैसा, ठीक है, ताकि पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता तो लगो देश के अंदर कौन कौन सी परिस्थितियाँ जनरल हो रखी है इस टाइम, तो ये भी पेपर में पूछा जाओ ताकि तुम्हारे, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना और वो ताकि तुम्हारे पेपर के सवाल तुम्हारे सामने तैरने स्टार्ट हो जाए। तो जो अंतरिम संसद थी उसने संविधान में संशोधन कर दिया और प्रथम संविधान संशोधन करा, प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, प्रथम संविधान संशोधन कर दिया। अच्छा, प्रथम संविधान संशोधन कर दिया, संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कर दिया कब, 1951 में। जब 1951 में करा तो पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी, अनुसूची मतलब शेड्यूल, समझ नहीं बात है, अनुसूची जोड़ी कौन सी अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची जोड़ी, और 9वीं अनुसूची जोड़ी, 9वीं मतलब 9th नंबर का शेड्यूल जोड़ दिया। बात समझ में आई बात है, जब 9th शेड्यूल जोड़ दिया। अब सवाल है भारत के संविधान के अंदर कितनी अनुसूची है ये भी तो बताना चाहिए भाई। भारत का संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये भारत के संविधान के अंदर एक तो 22 भाग, टोटल के टोटल तुम्हें 22 भाग दिखाई देंगे, और जो टोटल अनुसूचियाँ दिखाई देंगी हमारे पास 8 मूल रूप से 8 के आसपास शेड्यूल थे, अलग अलग शेड्यूल के अंदर अलग अलग बात कर रखी थी। 9th नंबर का शेड्यूल जोड़कर ये बात कर दी न्यायपालिका के हाथ काटना दूसरे प्रकार था, न्यायपालिका की शक्ति को छीन करने का, कमजोर करने का अगर प्रयास करा गया 1951 में, इसी के द्वारा करा गया। समझ में आई बात है, यह बात जब न्यायपालिका के बारे में लिखोगे ना तो 20 पॉइंट को लिखने का मौका मिलेगा तुम। समझिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और 9वें नंबर की अनुसूची जोड़ दी गई, और इसमें एक प्रावधान करा गया कि कुछ जो भी संविधान संशोधन करे जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक, कुछ कानून 9वीं अनुसूची में उन्होंने डाल दिया गया 9th नंबर का। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। पहले नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, एक बदलाव ये हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, न्यायपालिका पर प्रहार करने का काम करा गया था। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, हाई कोर्ट की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करा गया था 9वें नंबर की अनुसूची जोड़कर। इस 9वें नंबर की अनुसूची में कहा गया था जो भी सरकार कानून बनाएगी संविधान संशोधन करके जाएगी। समझ में आई बात है, कुछ भी सरकार ने काम करा, कोई भी नया कानून बनाया, और वो नया कानून, ठीक, अगर उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, न्यायपालिका अर्थात मुख्य रूप से जुडिशरी कह सकते हैं, न्यायपालिका जिसे कह सकते हैं, ये कोर्ट, ये ना उस कानून की समीक्षा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते उसमें सही क्या है गलत क्या है। ये बहुत बड़ी बात थी। वह बात अलग है जब केशवानंद भारती केस आया 1991 का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया 24 अप्रैल 1973 के बाद, अब इनकी भी समीक्षा करी जा सकती है जो 9वीं अनुसूची में कानून पड़े हुए। आज इसमें लगभग 350 के आसपास कानून पड़े हुए, 350 कानून से ज़्यादा पड़े हुए इस 9वीं अनुसूची में। ये न्यायपालिका का प्रहार मानना जा, बात समझ में आ रही, पढ़ना ऐसे ही होता, पता लग गया। क्योंकि 9वीं अनुसूची में भी पेपर में सवाल पूछ लो कि 9वीं अनुसूची के बारे में लिख कर दिखाओ, ये है 9वीं अनुसूची। अच्छा, फिर 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची 85वां संविधान संशोधन करा था, 85 कॉन्स्टिट्यूशन में 52वां संविधान संशोधन करा था, 52 वाला 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा था, 1985 में करा था। राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने क्या करा था, जो व्यक्ति एक पार्टी से कूद को दूसरी पार्टी में चले जाते हैं ना, उस पर रिटेक्शन से प्रतिबंध लगाने का काम करा था। समझ में आई बात। या तो दल बदल कर लेते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी की, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कोई राजनीतिक दल इधर, एक राजनीतिक दल है, इस राजनीतिक दल के जो सदस्य होंगे एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रयास करा पहली बार, वो 10वीं अनुसूची जोड़ के करा 52वें संविधान संशोधन द्वारा। वो कब हुआ था, 85 में। जिक्र कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे रिविजन हो जाए प्रकार का। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची 1992 में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और शहरी क्षेत्रों के पंचायती राज जानते हो ना, गाँव के अंदर जो चुनाव किस तरह होगा, ठीक है, या आरक्षण का प्रावधान भी करा गया फिर बाद में जाकर।
समझ बात। और जो 12वीं अनुसूची वह किससे संबंधित है, शहरों के अंदर जो नगर निगम के चुनाव होंगे कैसे नहीं होंगे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करा गया। बात समझ में आई बात। चारों की चारों जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई, चारों समझ में आ चुकी, ये डिस्कस कर दिया। चौथे नंबर पर चले जाओ। और कुछ हुआ इस टाइम पर? हाँ हुआ, ठीक। पॉलिटिकल साइंस में जो, अब मैं थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ, जो पॉलिटिकल साइंस में हुआ क्या है, इसी टाइम पर ना, इसी टाइम पर ही पहली बार, ये जो टाइम है इस टाइम पर आज़ाद हुए हम ताज़े, तो सरकार ने सोचा यार हम एक काम करते हैं, देश के अंदर कार्य करना किस तरह, हमें कुछ तो करना होगा। तो सरकार ने सोचा एक काम करते हैं, एक योजना आयोग बनाते हैं। और ये योजना आयोग अस्तित्व में आया, पहली बार ये अस्तित्व में आ रहा 15 मार्च 1951 में अस्तित्व में आ रहा है। समझ बात है, 15 मार्च 1951 को अस्तित्व में आ रहा है योजना आयोग, ठीक है। 15 मार्च 1951 पहले बना रखा था, तो 1951 के आसपास 52 का टाइम है, ठीक। तो 1915 मार्च 15, ये डेट नहीं पूछने का, छोड़। 1951 में योजना आयोग बनाया गया। कब आया? 1951 में। क्या बनाया गया? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। उसके अंदर इस तरह मेंबर बैठे जिस तरह आज नीति आयोग के समय में बैठते रहते हैं। इसे हटा दिया मोदी सरकार ने, 2015 में बदल दिया, ठीक। यो आज योजना आयोग क्यों बनाया गया था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बोलते हैं सर, योजना आयोग। जब ये योजना आयोग बनाया गया, योजना आयोग की क्या खास बात है? इस योजना आयोग की खास बात है, जो ना 5-5 साल के लिए प्लान बनाता था। ये 5-5 साल का प्लान बनाता था कि 5 साल तक हम देश के अंदर कैसे डेवलपमेंट करने वाले, क्योंकि जो चुनाव हो वो 5 साल का ही हो। तो ये बहुत अच्छी बात थी योजना आयोग। ये सब नेहरू की सोच थी कि हम ना एक काम करते हैं, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन पर काम करते हैं। ये प्लानिंग कमीशन के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे कि देश के अंदर ग्रोथ किस तरह करनी, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे करनी, देश के अंदर एग्रीकल्चर में ग्रोथ कैसे करनी, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा देना, पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, तुम्हारे पास कितना पैसा, सब कुछ ये तय करने का प्रयास करते थे योजना आयोग के अंदर जो सदस्य बैठते थे। सही बात। और जो इसका अध्यक्ष हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था योजना आयोग का। समझ में आई ये बात? या ठीक। योजना आयोग 1951 में अस्तित्व में आया। इसी का काम था लगभग 5-5 साल के लिए देश के अंदर प्लान बनाकर देश के अंदर विकास करने का प्रयास करना। हर 5-5 साल में प्लान बनाता था, लेकिन इसके प्लान बीच बीच में फ्लॉप भी होते रहे। लेकिन अब तक तो टोटल पहला 5 साल का प्लान बनाया गया, उसका नाम रखा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी शुरू के 5 साल में क्या काम करा गया। सही बात है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहले 5 सालों का प्लान सरकार क्या करने वाली है। और कोई ना कोई जो योजना होगी ना, वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाएगी, उसका पक्का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। समझ की बात है। जिस तरह पहली पंचवर्षीय योजना थी वह पूरी तरह कृषि पर बेस्ड थी, उसमें जितना भी काम करा जाएगा सारा एग्रीकल्चर पर करा जाएगा। और भारत तुम्हें पता है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब क्या हो, भारत के अंदर एक तो बड़ी मात्रा के अंदर ना, भारत के अंदर आज भी लोग लगभग 49% के आसपास लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। अब सोच लो इतने सारे लोग कृषि रोजगार अगर दे रहा ना, कृषि दे रहा, मैं मान के चलते हैं उन्होंने रोजगार कृषि दे रहा, तो इतने 49-50% लोग अभी आज भी कृषि पर निर्भर है। उस टाइम पर 1951 के टाइम पर ना हमारे 75% लोग कृषि पर निर्भर थे। क्या हालत रही होगी। तो सबसे पहली बार कृषि पर ध्यान दिया गया। ये बात समझ में आ रही है ना पूरी सारी, इस सारे फैक्ट जो पेपर में पूछे हुए। योजना आयोग बनाते मैंने 5-5 साल के लिए, योजना आयोग अंतरिम संसद के द्वारा ही बनाया गया था। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? अभी लोकसभा नहीं चुन गई, तभी मैंने उससे पहले बनाया। 1951 का टाइम है, अंतरिम संसद, जो पार्लियामेंट बिना चुनाव के पार्लियामेंट बनी हुई, बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बना हुआ, बिना चुनाव के राष्ट्रपति बना हुआ। समझ में बात है। 1952 13 मई 1952 के बाद पहली लोकसभा चुनकर आ रही। उसके बाद जो हमारे पास 1951 में योजना आयोग बनाया, 5-5 साल के लिए प्लानिंग बनाने वाला है। 5 साल का जब पहली बार प्लान बनागा तो वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होगा। उस दौरान सरकार जो भी काम करती होगी। मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सारे पॉलिटिकल साइंस में बदलाव देखें ना, सारे पॉलिटिकल साइंस के बदलाव हैं सारे। सही बात है, क्योंकि सरकार के द्वारा करे जा रहे हैं यहाँ काम। ये किस क्षेत्र में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें। जरूरत होगी हाँ, काम आएंगे पक्का, 100% कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। 5वें नंबर का पॉइंट, इस टाइम पर सरकार कर क्या रही। 5वें नंबर का जो पॉइंट अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ, चलो इतना तो हो चुका हमारे पास। और कुछ जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, हाँ इस टाइम पर सरकार पता क्या करा, 1900 ये यहाँ तक हो चुका। चलो इस टाइम पे सरकार क्या करती है, 5 साल का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 5 साल का जब प्लान बनाया ना इन्होंने सोचा यहाँ इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ ना राज्यों की मांग डिमांड उठ रही कि राज्यों को बनाया जाए अलग अलग, जो हो ना अलग अलग स्टेट को अलग कर दिया जाए, कि राज्यों के भाषा के आधार पर जो आपकी लैंग्वेज है उसके बेस पर ना आप राज्यों को काट कर अलग कर दो। मैंने बता रहा था ना मैं पिछली क्लास में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया कि आंध्र प्रदेश के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ, दक्षिण भारत के अंदर जो साउथ इंडिया ना उसके अंदर तो बड़ी मात्रा में डिमांड उठ रही थी, एक अलग प्रकार के लैंग्वेज वाले जो स्टेट है उन्हें सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए,
अलग, जिनकी भाषा अलग होगी ना, उन राज्यों को काट कर अलग कर दिया जाए, अलग अलग जगह तक देश के कोने कोने से डिमांड उठती रहती है। तो सरकार इसके लिए बहुत सीरियस हो जाती है और 1953 में एक आयोग का गठन करती है, जिसे हम फजल अली आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग। ठीक है, कब बना? 1953 में। पता लग चुका है किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बनाया गया। समझ बात है? ठीक। 1953 में ही पहली बार आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य 1953 में जो भाषा के आधार पर बना। 1953 के अंदर ना, सुन लो, पूछा जाएगा तुमसे पूछा जाएगा पहली बार उस स्टेट का नाम बताओ जो भाषा के आधार पर सबसे पहली बार बना। 1953 के अंदर भाषा के आधार पर, समझ की बात है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पता कौन? राज्यपाल पता कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक, तो ये बताओ जब आंध्र प्रदेश बन गया, चलो अब ये बताओ हाँ ना, अगर तुमसे एक चीज़ और पूछे जा, इसी समय ना सरकार ने, पता है, एक आयोग बनाया था, उसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इसे फजल अली क्यों कहते हैं? फजल अली इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति थे। फजल अली आयोग, एक आयोग बनाया गया, ये तय करना था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। हाँ, फजल अली आयोग बनाया गया, इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग 1953। 1955 में अपनी रिपोर्ट रखने वाला है। ये देख लो 1951 के आसपास का भारत है। समझ की बात है, पॉलिटिकल साइंस में बदलाव हो रहे, ये सरकार को करना ही पड़ रहा है। कौन सा? 1952 था जो पहले करा, वो अंतरिम संसद के द्वारा करा गया। ठीक, अंतरिम संसद में जानते हो, जो लास्ट वाली पार्लियामेंट थी। अच्छा, उसके बाद जो 13 मई 1952 के बाद जो बाद में आई है, ये पार्लियामेंटारी संसद आ रही है हमारे पास। ये संसद में कौन हो? लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, इन्हें मिला के संसद बनती है। कानून बनाना काम हो उसका, ये कर रही सरकार इस टाइम पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ये सारे पेपर में सवाल पूछे हुए भर भर कर। सही बात है, जब 1953 में बात आई गई, सरकार ने सोचा है हमें यार एक काम करना चाहिए, 12वीं के बाद जो बच्चे पढ़ाई करते हैं इनके लिए भी तो हमें कुछ करना होगा। सही बात है, तो बहुत बड़ी बात है, सरकार ने सोचने का प्रयास करा, चलो एक काम करते हैं हम इनके लिए ना यार, एक काम करते हैं इनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो सरकार ने इस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसे बोलते हैं हमारे पास, ये UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बनाया? 1953 में। कब बनाया? क्या नाम था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय, पता लग चुका। तो ये भी सरकार का बहुत बड़ा काम था, क्यों सरकार ने ये काम करने का प्रयास करा। चलो, ठीक है। क्या बताया मैंने तुमको? 7वें नंबर पर। तो बताओ 7वें नंबर पर सरकार ने क्या करा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अच्छा, ये बनाया सरकार ने। हाँ, ये क्या था हमारे पास? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या कब बनाया? 1953 में एक आयोग बना कर रख दिया। आज भी है UGC। इस आसान भाषा में ऐसे समझ सको, जो भी तुम्हारी मार्कशीट होने हैं, तुम्हारी मार्कशीट तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से आ गई, और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती है इस UGC तक। अगर UGC की मान्यता उसके पास नहीं है ना, तो तुम्हारी मार्कशीट में इनवैलिड है, और सारे बच्चे में इनवैलिड है जो उन्होंने वहाँ तक ये कर रखी, चाहे किसी कॉलेज में जाकर पढ़ रहे। एक यूनिवर्सिटी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी यहाँ, इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलेगा वहाँ से UGC से। सही बात है। अगर तुम्हें चेक करना हो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास UGC का सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो गूगल पर जाकर इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सको, पता लग जाएगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेक नहीं है। समझ की बात है। बहुत सारे लोग फेक मार्कशीट बना घूमते हैं, समझ की बात है, तो उसे चेक कर सकते हो तुम जाकर। अगर इसकी यूनिवर्सिटी में मिल रही ना, समझ की बात है, तो इसका मतलब वो पक्का 100% गवर्नमेंट के अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट। भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही है ना, इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, वर्तमान समय में काम करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बहुत सारे काम भी करवाता देश के अंदर। इस टाइम में जो नेट के पेपर भी करवाने का काम करवा रहा, बहुत सारे एग्जाम भी करवाने का काम कर रहा, आज तक काम कर रहा है। ये सब नेहरू की सोच थी। समझ में आया बात? है ठीक, पता लग रहा क्या हो रहा है यहाँ से इस टाइम पे। चलो, 1953 में हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया हमने। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 8वें नंबर का और कुछ हुआ इस टाइम पर? 1951 से लेकर 1956 के बीच में पॉलिटिकल साइंस में कोई बदलाव हुआ हो?
नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कर दिया हमने 1955। पहली बार हमने नागरिकता को लेकर एक कानून बनाया गया, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता हमने सिटीजनशिप एक्ट बनाया हमने, सिटीजनशिप एक्ट बनाया हमने पहली बार, सिटीजनशिप एक्ट बनाया हमने, सिटीजनशिप एक्ट बनाया हमने सबसे पहली बार 1955 के अंदर। समझ में एक बात है, सरकार बहुत सीरियस होगी इस टाइम पे आएगा। ये पॉलिटिकल साइंस वाली बात कर रहा हूँ मैं, कर रहा तो मैंने बहुत काम, लेकिन मुझे वो बता रहा जो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर हुआ। समझ में ये बात है, इतनी बात बताओ हमने। सिटीजनशिप एक्ट मतलब नागरिकता अधिनियम हमने पारित कर दिया 1955 में। अपना दिमाग चलाओ और बताओ पार्लियामेंट ने इस टाइम पर कोई काम करा होता? इस टाइम पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बता तुम्हें कौन है? पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में पता क्या बनाया जा, शिक्षक दिवस बनाया जा। छोड़ दो तो, लेकिन कोई बात नहीं। ये बताओ, ये यहाँ तक समझ में आया? एक बच्चे तो इतनी अपेक्षा करी है, इसमें से कोई सा भी सवाल उठा कर पूछ लगाओ, ठीक, कोई सा भी सवाल उठा कर पूछ लगा। और ये कम से कम 10 पॉइंट के आसपास तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पास ये जब पहली बार जो सरकार चुन कर चली आ रही है ना, उसके द्वारा ये काम करे गए, अंतरिम संसद के द्वारा भी, और जब चुन कर आई सरकार उसके द्वारा भी ये पार्लियामेंट के अंदर काम हुए। समझ बात है? तो पॉलिटिकल साइंस में ये बदलाव हुए। बात समझ में आई तुम्हारी? क्या हो रहा है हमारे पास, क्या कह रहे हैं? लेकिन उसके बाद जब यहाँ इन्होंने कहा कि हम एक योजना आयोग बनाएंगे, इस योजना आयोग ने कमाल कर रखा। इस योजना आयोग के द्वारा सारे काम करे जाएंगे। बात समझ आएगी बात? अब योजना आयोग अस्तित्व में आ चुका 1 अप्रैल के बाद। समझ बात है? 1 अप्रैल के बाद ये अस्तित्व में आ जाएगा योजना आयोग 1951 के बाद। और फिर इसमें ना फिर मॉडल बनाए जाएंगे, 5-5 साल के मॉडल बनाए जाएंगे, 5-5 साल के। सही बात है? और जो 5-5 साल के मॉडल बनाए जाएंगे उसमें फिर लक्ष्य रखे जाएंगे कि हम 5 साल तक ये काम करने वाले होंगे, इस स्तर पर काम करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। 5 साल बाद बताएंगे तुम्हें ये करके दिखाया हमने, ये तय करा था, 5 साल पहले तय कर दिया ये करेंगे, और 5 साल बाद बताएंगे ये हुआ। बात समझ में आई बात है? तो इसी चीज़ को मैं समझना कि योजना आयोग बनाया है हमारे पास, तो उसने ना 5 साल की योजना तैयार करी। चल बेटा चल। दूसरे नंबर पर जाओ, हमारे पास योजना आयोग बनाया गया हमारे पास, योजना आयोग। जब ये योजना आयोग बनाया गया, ये एक बात बताओ पर एक जरा, इस योजना आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन, इस प्लानिंग कमीशन के द्वारा योजना बनाई जाएगी। जो योजना बनाई जाएगी वो 5-5 साल के लिए बनाई जाएगी। पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल का प्लान तैयार करा गया। और नेहरू ने साफ कहा इस बार हम पहली बार अपने किसान भाइयों को फोकस करेंगे। पहली 5 साल के लिए उसने साफ कह दिया कि हमने जो भी काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे वो सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। कृषि क्षेत्र में हम इतना काम कभी नहीं हुआ जितना 1951 से लेकर 56 तक हुआ। उसके बाद बस 67-68 के MS स्वामीनाथन वाला दौर मान लो, जब गेहूं और चावल के अंदर हम आत्मनिर्भर बन गए थे। उसके बाद हमने कभी पीछे नहीं मुड़ कर देखा। आज हम खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर है। बस दालों को छोड़ दो, दालें हम बाहर से मंगा रहे हैं, दालों में हमारे हालात बुरे चल रहे। समझना ये बात है? उसके बाद हमने कभी मुड़ कर नहीं देखा। समझ ये बात है? जब लाल बहादुर के शास्त्री के टाइम पर हमने बाहर से गेहूँ मंगाना पड़ा था, वो तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी। समझ में ये बात है? उससे गेहूँ को वापस करवाया गया था। तो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना भारत का बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे खुद के घर में खाना नहीं है और दूसरों के सामने तुम हाथ फंसाना पड़ता है, कितनी बुरी बात हो सकती है। यही बात देश के लिए भी था। तो इसलिए पहली जो प्लानिंग थी ना, वह करी गई कृषि पर। तो जो पहला जो मॉडल था, उसका पहला पंचवर्षीय योजना वह 1951 से लेकर 56 तक, सन भी याद रहा का, सन भी पेपर में पूछा जाओ। पहली पंचवर्षीय योजना, जितने फैक्टर सारे पता चलो, मैं भी सवाल नहीं बच सकता, उससे भी ज़्यादा, बल्कि अन्य भविष्य में कैसा सवाल आ सको। पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम योजना आयोग ने, इस योजना आयोग ने इसने प्लान तैयार करा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंग्लिश में लिख लो। प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5 सालों का प्लान बनाकर तैयार करना, पंचवर्षीय योजना। अरे यार गलत हो गया क्या? फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिख लियो, पंचवर्षीय। क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक, कब तक भैया? 1951 से लेकर 56 तक। बात समझ में आ रही? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक पूरी तरह कृषि पर बेस है। हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके साथ काम करते थे। यहाँ के नहीं आते, यहाँ रह रहे थे आकर, बाद में जाकर। समझना की बात है?
इनके साथ मिलकर काम करने वाले। और कृषि क्षेत्र के अंदर ना सच में पहली बार कृषि क्षेत्र का ग्रोथ देखोगे, यहाँ सबसे ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा कृषि क्षेत्र पर काम करा गया। काम क्या करा वो भी बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछ लो, ध्यान तो सुन लेना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए आ गई, कभी कभी ऐसा होगा देश के अंदर ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी जो प्लानिंग कमीशन को रद्द करना पड़ जाएगा। सही बात है, प्लानिंग कमीशन को रद्द करना पड़ जाएगा। योजना आयोग को कहेंगे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, छुट्टी होगी तुम्हारी 4 साल में भी कभी भी छुट्टी हो जाएगी इसकी, कभी कभी तो 2 साल ही काम करागा। और जब भी ऐसा होगा ना, मिसाल पेपर में पूछे जाओ भर के। समझना ही बात है कि तुम एक काम कर देता हूँ, उसे अभी रिपीटेड रिवीजन करवा देता हूँ साथ साथ में, कब कब इसकी छुट्टी रही। समझना ही बात है, कब कभी योजना आयोग की छुट्टी रही। तो पहले नंबर पर पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक काम करने वाली, 5 साल तक लगातार काम करा। दूसरे नंबर पर 56 से लेकर 61 तक रही। जितने भी हैवी इंडस्ट्री थे ना, भारी उद्योग थे, जितना भी इंडस्ट्री पर काम हुआ, जितना भी औद्योगिकरण हुआ, सही बात है, पीसी महालनोबिस जिसे कहते हैं, उन्होंने करा मिनेरू के साथ मिलकर। बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के अंदर बहुत इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लोग पैदा हुए। बंगाल के लोग, बंगाली डॉक्टर आजकल पूरी दुनिया में, पूरे भारत में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है बंगाली लोगों की, और बहुत पढ़ाई करते हैं सच में। समझ की बात है, कारण क्या है, IIT खड़गपुर लग गया था वहीं से, इसी पहली पंचवर्षीय योजना में वहीं से। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत? चलो कोई बात। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान हमारे पास, ये 56 से लेकर 61 तक। दूसरी अगले वाली पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर हमारे पास 66 तक आगा। अब देखेंगे छुट्टी पड़ने वाली नहीं पड़ने वाली, कि कितने सालों की छुट्टी पड़ने वाली, कब कब प्लानिंग कमीशन छुट्टी पे चला जाएगा। तो वेसन में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कब कब प्लानिंग कमीशन छुट्टी पे चला जाएगा। 66 से लेकर 67 तक, ध्यान करूँगा ना, 66 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक, 68 से लेकर 69 तक। कितने साल हो गए बताओ हमारे पास? कितने? 3। योजना का अवकाश रहने वाला, ध्यान तो सुन लो। 66 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक, 68 से लेकर 69 तक। यह ऐसा टाइम है, इंदिरा गांधी ने बहुत बच्ची सी है, 16, 17, 18 साल की उम्र है उसकी पूरी। समझ बात है। और उसे डिमांड चल रही से लेकर, क्योंकि नेहरू तो जा चुके, मेरे दिल की गलियों से तेरी यादें जा चुकी है। और इस टाइम जो इंदिरा गांधी ने, उसे लेकर बड़ी डिबेट चल रही। सही बात है, 66-67 के आसपास आ जाएगी, 66-67 के आसपास आ जाएगी। नीलम संजीव रेड्डी जी बैठे हुए, वे एक तरफ में कह रहे मुझे राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री में बन जाऊंगा, ये बन जाएंगे, बहुत डिमांड चल रही। ये बच्ची क्या देश संभालेगी, अब देश कौन संभालेगा, ये वो फलाना डिम, बहुत योग्य भी लोग थे उसके अंदर। सही बात है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना पद खुद ले लिया ना, कही नहीं पापा चले गए, अब अपन देश संभाल लेंगे। समझ में आई बात है, पार्टी भाई उनकी ही थी भाई, तो वही तय करेंगे ना फिर। समझ तो बड़ी दिलचस्प स्टोरी, कभी इंदिरा गांधी के ऊपर किताब पढ़ना। समझ में आया बात है, सुन लो। तो यहाँ इस टाइम पे पता क्या हुआ, तो 66 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक, 68 से लेकर 69 तक, ये 1 साल का यहाँ और योजना अवकाश रहा हुआ। ये 3 साल ना यहाँ ये प्लानिंग कमीशन ने कोई काम नहीं करा। और ये इतना बुरा दौर, इस टाइम पर हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने 1962 का युद्ध देख लिया। हमने 1962 में भारत का और चाइना का युद्ध हुआ ना, भारत के बहुत सारे सैनिक मारे गए, और देश तो बॉर्डर पर लड़ रहा। सही बात है, देश तो लड़ रहा कहाँ, बॉर्डर पर। सही बात है। और जो किसानों के पास सूखा पड़ा बड़ी मात्रा में, और किसानों के पास बड़ी मात्रा में अन्न भी उपलब्ध नहीं है। सही बात है, ठीक। और फिर दूसरी बार पता क्या हुआ, जो लाल बहादुर शास्त्री ने इसी टाइम पर नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। इसलिए नारा दिया था जय जवान जय किसान, क्योंकि किसान कहाँ लड़ रहा था, खेत के अंदर। किसान यहाँ खेत के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसको खाद्यान्न पैदा नहीं हो रहा था, फूड पैदा नहीं हो रहा था खेत के अंदर। सही बात है। दूसरा हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा था। इसी समय एक क्रांति होती है, हरित क्रांति, इस योजना अवकाश के दौरान ही। उस टाइम पर कोई 66 तक 67 तक बताया मैंने, 67 तक बताया, 68 से 69 तक बताया। देश की प्रधानमंत्री इस टाइम पता कौन? इंदिरा गांधी है। याद रहेगी बात है। इसी टाइम पर हमारे पास हरित क्रांति होगी। सुन लो ध्यान लगाकर। तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है तक? अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक आ गई? पहली तो 51 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से लेकर 61 तक, फिर 61 से लेकर 66 तक, 3 पंचवर्षीय योजना आ गई। फिर 66 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक, 68 से लेकर 69 तक। समझ रहे हैं ना, हिंदी समझ रहे ना, योजना का अवकाश रहने वाला। अब चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। सही बात है, 3 तो आ चुकी थी पहले, अब चौथे वाले नंबर पे आ चुकी, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना नहीं, अभी 12 पंचवर्षीय योजना मोदी के टाइम तक चलेगी, 2017 तक, 2017 तक लास्ट रही पंचवर्षीय योजना। 15 में नीति आयोग बन गया था। समझ में आई बात है। तो चौथे नंबर की 5 ईयर प्लान आने वाला, वो आने वाला, सुन लो हमारे पास, वो आने वाला पूरे 5 साल के लिए। ये आ जाएगा 69 के अंदर, 1969 में, और 74 तक रहने वाला, 74 तक रहने वाला। चौथे नंबर की पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74 तक।
75 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लग जाएगी, 1975 के अंदर इमरजेंसी लग जाएगी। ध्यान तो सुनूंगा। 4 पंचवर्षीय योजना याद करवा दी मैंने तुम्हें। कब कब योजना अवकाश रहा वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, 3 साल ही है। कौन प्रधानमंत्री वो भी बता दिया। अभी इंदिरा गांधी का काल चल रहा है, 16 सालों तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेगी। सही बात है, 16 सालों तक जेल लो से 16 सालों तक। अभी पता लगा तुम्हें, उसके बारे में सुन लो। उसके बाद क्या हुआ, योजना अवकाश एक तो यही होगा। उसके बाद 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद सबको जेल में डाल दिया, लगभग कई लाख लोगों को जेल ही फुल होगी। 75 के बाद 76 आया। 76 के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दबा कमिटमेंट करे। 76 में 78 तक करती रही। 78 में जाकर चुनाव हुआ, सरकार गिर गई। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, बिहार के थे, समझ नहीं बात है। तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जब हुआ, उसके बाद ये हुआ, जब उसके बाद 78 तक 78 से लेकर 78 से लेकर 80 तक 78 69 से लेकर 80 तक, ये 2 साल जो रहे 78 से लेकर 80 तक, ये 2 साल ना जो सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने योजना आयोग को रद्द कर दिया। समझ नहीं बात है, योजना आयोग को क्या कर दिया उन्होंने, रद्द कर दिया। 74 तक का टाइम चल गया था, समझ नहीं बात है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4 पंचवर्षीय योजना पढ़ ली तुमने। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 78 तक चली, क्योंकि 78 में सरकार बन गई थी। यह ऐसी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली। अब पेपर में सवाल पूछा हुआ, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली, 74 से लेकर 78 तक। 74 से लेकर 78 तक इंदिरा गांधी का टाइम था। अभी मैंने याद करवा दिया, मेन मकसद याद करवाना तुम्हारे। योजनाओं को अवकाश पता लग गया तुम्हें कब कब तक रहा, कब तक 66 तक 67 67 68 68 69 तक 3 साल हुए होंगे हमारे पास। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना कौन सा था, ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बताओ जो केवल 4 साल के लिए था। 5वां, और कब से कब तक था, 74 78 में ऐसा क्या हुआ, चुनाव हुए थे, जेपी का आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। ये ऐसे व्यक्ति थे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। अब सोच रहे तुम, ऐसे व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी ने तो खुद मिलने गई थी, समझ बात है। और इन्होंने बहुत सीखा। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे थे किसी जमाने में, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, समझना ही बात। इंदिरा गांधी को समझाता था, इससे काम करो हो होगा क्या, लोगों को जेल में डाल कर बैठी हुई। तो फिर इंदिरा गांधी यहाँ खुली, फिर 80 में फिर उसकी सरकार आ गई थी, समझ नहीं बात है, पता लग चुका। तो उसके बाद 1980 में हमारे पास पता क्या हुआ, 1980 2 साल छुट्टी रही। 2 साल तक जो छुट्टी रही ना, मोरारजी देसाई ने जो काम करा, उन्होंने कहा यहाँ हम अनावृत योजना होगी। अनावृत योजना को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग प्लान पर काम करेंगे, अनावृत योजना। तो यहाँ भी योजना अवकाश रहा हुआ, इसे रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। रोलिंग प्लान को हम अनावर्त योजना कहते हैं। हिंदी में अनावर्त योजना, इंग्लिश में रोलिंग प्लान कहते हैं। 78 से लेकर हमारे पास 80 तक रहा, 78 तो 69 तक, 78 तो 79 तक, 79 तक 80 तक, 2 सालों तक हमारे पास। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आएगी। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा आई, फिर गरीबी का नारा दिया गया पहली बार, गरीबी हटाओ, समझ बात, गरीबी हटाओ का नारा फिर 1980 में सरकार ने दिया, इंदिरा गांधी की सरकार ने। इंदिरा गांधी को फिर अकल आ गई। इंदिरा गांधी फिर ऐसी प्रधानमंत्री बनी जो देश के गांव गली गली कोने कोने तक गई और आम लोगों तो से मिलना स्टार्ट करा। तो फिर उसकी सरकार आई, अच्छी खासी बहुमत में उसकी सरकार आई, लोगों ने पसंद करना स्टार्ट करा, महिलाएं बड़ी मात्रा में जुड़ने स्टार्ट होगी। सही बात है। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे प्रोग्राम भी चलाया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया, सही बात है, गरीबी हटाओ का इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांव के क्षेत्र को विकास कर दिया, पूरे देश का विकास खुद ही हो जाएगा। 1980 में चलाया गया। तुम्हारे पेपर में इसका सनी पूछ लो, उठा के बात समझ में आई बात है। 81 से लेकर फिर जो यहाँ तक कितनी पंचवर्षीय योजना की बताऊँ तो 5 हो चुकी पक्का। ऐसी कौन सी जो 4 सालों तक चली, 5वें नंबर। अब 6ठे नंबर की पंचवर्षीय योजना बनी। अब इन प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। 80 से लेकर 85 तक हमारे पास इंदिरा गांधी का, 84 तक रहेगी। 84 में उसको गोली मार देगा, उसका ही गार्ड जो उसका सिख व्यक्ति होगा वही गोली मार देगा। क्योंकि इस टाइम पर इंदिरा गांधी ने पता क्या करा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अब ब्लू स्टार के अंदर ना, अमृतसर के अंदर जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग थे, उन पर गोलियां चला दी थी। अब उसकी सिक्योरिटी के अंदर भी सिख व्यक्ति लगाया हुआ, सिख व्यक्ति के अंदर ही गुस्सा था, उसने ही गोली मार दी फिर, क्योंकि उसने मेरी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो सिख कम्युनिटी के बीच में, सिख समुदाय के जो लोग उनके बीच में फिर वहाँ से अनबन होनी शुरू हो गई थी, समझ आई बात है। तो 84 के अंदर उसने गोली मार दी। तो 81 से लेकर 85 तक तो फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, सही बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते 85 तक, 84 के बाद आ गए। 84 के बाद कौन बन जाते हैं, राजीव गांधी बनते। और राजीव गांधी हमारे पास रहने। पहले बताओ, 6ठी पंचवर्षीय योजना पूरी 5 सालों के लिए चली, 80 से लेकर 85 याद हो गए पक्का। 6 पंचवर्षीय योजना करवा दी मैंने तुम्हें, कौन कौन सी 4 साल तक चली और कब कब योजना अवकाश रहा। और अनावर्त योजना कब आई, याद हो रही ना, बिना नोट सबके पास आगे बता दूंगा तुम्हें। 80 से लेकर पता लग चुका। उसके बाद हमारे पास पता क्या हुआ, 85 से लेकर हमारे 6ठी है, 85 से लेकर 80 से लेकर 85 तक 6ठे नंबर की। अब 85 से लेकर कहाँ तक रहने वाली बताओ, 90 तक 7 पंचवर्षीय योजना होगी।
85 से लेकर 90 तक। 85 में प्रधानमंत्री कौन बताना तुम? राजीव गांधी। 1989 में भी बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? 1989 में वीपी सिंह की सरकार आ जाएगी, विश्वनाथ प्रताप, समझ बात है, वीपी सिंह की सरकार आ जाएगी, ठीक, जो मंडल कमीशन पर भी बात करेगी, समझ ही बात है, ठीक। तो ये भी बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। फिर बीच में सरकार गिर जाएगी, फिर प्रधानमंत्री फिर राजीव गांधी बन जाएंगे, पता लग रहा है ना। चंद्रशेखर भी बनेंगे प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर राव, फिर पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर वो ना जो हमारे पास 1991 के आसपास, 91 के आसपास राजीव गांधी को गोली लग जाएगी। दक्षिण भारत में वो घूमने गए थे, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उनको गोली मार दी जाएगी। सही बात है। देश को पहले तुम आंखों के सामने तैरना चाहिए पूरी राजनीति। अगर राजनीति समझ में आ गई ना देश की, तो समझ जाओ आगे का सारा स्ट्रक्चर खुद समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। रटने की सीमा हो, पहले चीज़ों को कहानी के तौर पर याद रखा जा। जो तुमने आज तक 5 साल पहले किताब पढ़ी थी, तुम भूल गए होंगे। मूवी देखी थी, अगर उसका एक छोटा सा सीन तुम्हें याद दिलाता कि खुद बता दोगे। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? चलो, तो अभी आप 85 से लेकर हमारे पास 90 तक एक प्लान रहने वाला, 7वें नंबर की पंचवर्षीय योजना, सही बात है। उसके बाद 8वें नंबर की पंचवर्षीय योजना चलेगी हमारे पास 92 से लेकर 97 तक। 7वें नंबर की पंचवर्षीय योजना के दौरान ना हमारे देश की हालत इतनी खराब हो जाएगी, हमारे देश के पास जो रिजर्व फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार जिसे कहते हैं, हमारे पास वो डॉलर जिसे कहते हैं, आरबीआई की टोकरी के अंदर जो डॉलर रखा हुआ, वो केवल 13 से लेकर 15 दिन के लिए पर्याप्त रह जाएगा। 13 से लेकर 15 दिन के लिए पर्याप्त रह जाएगा। हम अपने यहाँ ना IMF के पास हम लोन लेने जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं। सही बात, पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को शॉर्ट टर्म लोन, कम समय के लिए लोन देने का काम करती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं। और उसके द्वारा हम उसके पास हम लोन लेने गए, उसने साफ कह दिया कि आपको लोन तभी मिलेगा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करवाओ, और दूसरा अपना सोना गिरवी रख दो, लोन नहीं मिलता वैसे। बिना कोलेटरल के, बिना संपार्श्विक के, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी जमानत राशि के आपको लोन नहीं दिया गया। आपका सारा RBI का जो पास जो सोना रखा हुआ था, गोल्ड रखा हुआ था, उसे गिरवी रखवा लेगा, तब जाकर लोन दिया। कितना लूटा गया हम, सही बात है। तो उसके बाद हमारे पास 90 से लेकर हमारे पास 95 तक, कब तक? ठीक नहीं, 90 से लेकर 91 तक और 91 से लेकर 92 तक, यहाँ 2 साल की छुट्टी रहेगी। पता लग चुका है? 90 से, क्योंकि हालत खराब हो चुकी है ना हमारे देश की। पता लगा छुट्टी कहाँ तक रही? चलो, छुट्टी कहाँ तक? छुट्टी मतलब अवकाश, इसे छुट्टी को हम योजना अवकाश भी कहते हैं। 66 तक, 67 तक, 67 तक, 68 तक, 67 तक, 68 तक नहीं, 68 नहीं है, 68, 68 तक, 69 तक। उसके बाद हमारे पास 78 से लेकर 69 से लेकर 80 तक, 78 तो 79 है, सही। 78 तो 80 के बीच में अनावर्त योजना आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। पता लग गया ना? उसके बाद 91 से 92 तक, 92 से 93 तक ये योजना, 90 से 91, 91 से 92 तक। कारण क्या था वो पता लग चुका। 1951-91 में हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर हमने इकोनॉमी के गेट खोल लेते, बाहर के लोगों को आने की परमिशन देती कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कंपनी लगा सकते हो। समझ में आई बात? ये सर नो। कितनी पंचवर्षीय योजना है हमारे पास? ये 90 तक, जो मैंने बताई 7 पंचवर्षीय। 8वीं आई हमारे पास 90 से लेकर 92 तक तो हमारे पास योजना विकास रहा। उसके बाद हमारे पास आने वाले 90 नंबर की पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक। 92 से लेकर कब तक? 97 तक। 92 से लेकर 97 तक, 92 से लेकर 97 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारे पास। और ये ऐसी पंचवर्षीय योजना 97 तक आते आते देश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, देश के अंदर ना जॉब कम निकलेगी, वैकेंसी कम निकलेगी, प्रधानमंत्री के पद ज़्यादा निकलेंगे। एक प्रधानमंत्री जा रहा है, दूसरा आ रहा है, कोई 6 महीने का बनना, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन। बेवकूफ़ आदमी राजनीतिक अस्थिरता का दौर बनना चाह सही। इससे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ चुकी, राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी। जब राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा ना, वो सीधा डेमोक्रेसी के लिए, हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक बनना जा। उसे डिस्ट्रॉयड कर सकता, नष्ट कर सकता, उसका एबोलिश कर सकता, उसे वो अच्छा भी नहीं है उसके लिए। तो इसलिए अगर तुम देश के अंदर ना वेलफेयर, देश के स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करना तो बहुत ज़रूरी होगा। तो आपको ना क्या चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता चाहिए। समझ में ये बात है? अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना तो 5 साल तक बनी रहेगी बदलने की। तो फिर जब तो वो काम करेगी, कुछ डेवलपमेंट करेगी, जब तो कुछ विकास करेगी। वह जब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये 97 तक का जो दौर रहा ना 9वीं पंचवर्षीय योजना का, 92 से लेकर 97 तक, वो राजनीतिक स्थिरता का दौर था। 95 के बाद तो प्रधानमंत्री 2000 तक के बीच में इस तरह बदले जिस तरह लोग कपड़े भी नहीं बदलते। समझने की बात है। उसके बाद 97 तक, हाँ, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ उस टाइम पे, याद रखना बात। या तो इस टाइम पे वो बात करेंगे हम आगे जो चलेंगे भी। फिर 97 से लेकर हमारे पास 5 साल का और प्लान बनाया। 97 से लेकर हमारे पास 2000 तक का, 2002 तक का। 97 5 जोड़ो ना, 7 और 5 12 यानी 2002। तो 2002 तक का हमने प्लान बनाया। कब तक हमारे पास ये रहने वाली? कौन सी पंचवर्षीय योजना आया?
10वीं या नहीं, ये 90 नंबर की पंचवर्षीय योजना, चेक करिए सर। 7वीं तो 85 से लेकर 90 तक थी, 7वीं थी। 8वीं कब तक थी? 90 से लेकर हमारे पास बैठे ही 97 से लेकर 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना आएगी 2002 से लेकर 7 तक। 2004 में बीच में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, 4 तक रहेंगे, और वो भी गठबंधन की सरकार होगी उनके साथ। सही बात है, गठबंधन की सरकार होगी उनके पास, या उसके बाद इनकी सरकार चली जाएगी 2004 में। समझ गई बात है। पहली बार था जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग थे, ये पहली बार चुनाव जीत गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, जो देश के लिए सच में काम करना चाहते थे, लेकिन उनका नारा भी हिंदुत्व का था। समझ गई बात है, इसलिए उनकी बड़ी आलोचना होती थी। चलो 9वीं पंचवर्षीय योजना आ गई हमारे पास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक। 2005 में पहली बार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक, अब ये देश का स्वर्ण काल है यहाँ से इकोनॉमी के मामले में, याद रखना बात यह, देश की इकोनॉमी के मामले में प्रधानमंत्री बनाया था ना। हाँ, प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब प्रधानमंत्री बन APJ अब्दुल कलाम इस टाइम तक आते राष्ट्रपति बन जाएंगे। समझने की बात है। तो 5 से लेकर उसके बाद ये लगातार 2013 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। समझने की बात है, 5 से लेकर 2013 तक रहेंगे। अच्छा, फिर 2002 से लेकर 2007 तक हमारे पास कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2 और रहेगी हमारे पास। ना रहने दो मेरे वाले। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब तक आ रही? 2002 से लेकर 2007 तक। याद रही बात है। 7 में यूपी में कौन है? मायावती। यूपी में मायावती है 7 में। सही बात है। APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति है। ये बड़ी अच्छी बात है। बात करेंगे हम, घबराओ ना, A to Z बात करने वाली। मैं जब 12 की 12 पंचवर्षीय में एक बार तुम्हारी इनको के सामने तैरनी शुरू हो जाए। ए दूध न पिए हो। थोड़ा नीचे से पकड़ते, हाथ गंदे हो रहे हैं ना रहने दो। अभी 2 पंचवर्षीय योजना सुन लो। हमारे पास कब तक का टाइम आ चुका? हमारे पास 2007 तक का टाइम आ चुका। 2007 में सरकार ने ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित कर, नेशनल फूड मिशन मुझे रहा था एक्ट, तो 2013 में पारित करा था। मिशन चला दिया कि हाँ, कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, फ्री में राशन बांटेंगे तुम, मकसद होगा सब तक भोजन पहुंचना चाहिए। अच्छा, वादे तो बहुत करते सरकार। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर 12 तक। 12 के अंदर निर्भया कांड होगा था, और दूसरा 11 के अंदर जो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उसी अन्ना हजारे का आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी। समझ नहीं बात है। जो आम आदमी पार्टी, देखिए अपनी लड़की की शादी कहाँ करी उसने? 5 स्टार होटल में, अरविंद केजरीवाल ना, हर्षिता की। हाँ, तुम्हें नहीं पता? मेरे साथ पड़ी हुई ना। बिजनेसमैन की शादी करी, बिजनेसमैन के साथ शादी करी उसकी। सुन लो। और जब चुनाव लड़ रहे थे ना, तो पता क्या कहते थे? ये जो महंगे लोग, अमीर आदमी शादी करते हैं। एक नेता के बयान किस तरह बदल जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे एकमात्र ऐसा नेता दिखाई दे, राहुल गांधी, जिसका बयान कभी बदलता नहीं दिखाई देता। कभी उठा कर देख लो। इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है, लेकिन अपने बयान से नहीं हटा बंदा बिल्कुल भी। अब यूँ नहीं है कि मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ। कौन शायरी में था वो? बहुत बदतमीज है देश के नेता। उसके बाद 13वां मामला गड़बड़ हो चुका। 13 तक आते उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक पंचवर्षीय योजना जारी। कौन से नंबर की? 11वें नंबर की। अब लास्ट पंचवर्षीय योजना आने वाली 12 से लेकर 17 तक रहने वाली है। फिर योजना आयोग ही मर जाएगा 2015 में आकर। सही बात है। योजना आयोग को कौन मार देंगे? मोदी जी ने फिर जो नाम बदलने, देश के अंदर डेवलपमेंट करा हो या ना करा हो, लेकिन नाम बदलने की जो प्रक्रिया चलाई है, हर चीज़ का नाम बदल डाला, हर चीज़ का। ठीक, बस एक नाम नहीं बदला, मोदी, नहीं तो उसे बदल देते। पता लग चुका? तो इस तरह का हमने पास। लेकिन इसमें बीच में तुम्हें याद क्या रखना, मैंने इतनी दास्तान सुनाई क्यों तुम्हें? इतनी दास्तान इसलिए सुनाई है, अभी सारे में बात करेंगे डिटेल से। इतनी दास्तान इसलिए सुनाई है
ताकि बीच में इसमें सवाल पूछा जा कि कब कब योजना विकास रहा हुआ। तो आओ 66 से 67 तक, 66 से लेकर कब तक 67 तक, और 66 7 से लेकर 68 तक, 68 से लेकर 69 तक। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस दौरान प्रधानमंत्री कौन हो? 67 से लेकर 68 तक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसके बाद योजना अनावर्ती योजना कब आई? रोलिंग प्लान कब आया? रोलिंग प्लान 78 से लेकर 80 के बीच में, 80 तक आया। अच्छा, किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई। ठीक। उसके बाद हमारे पास और कब छुट्टी रही? 91-92 में। क्यों नहीं हुई मैंने तो बता दी, देश की हालत खराब थी, देश के पास रोकड़ा नहीं आता पैसा। वो भी कौन से वाला पैसा? विदेशी मुद्रा भंडार। घाटे की जो वित्त व्यवस्था थी ना, भारत को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी। घाटे की वित्त व्यवस्था जानते हो? सही बात है। जो घाटे की वित्त व्यवस्था, आरबीआई, जब भी भारत सरकार को पैसा चाहिए था, आरबीआई नोट छाप छाप कर बांटता था। इसी में घाटे की वित्त व्यवस्था ने जन्म ले लिया, एक नई इकोनॉमी ने जन्म लिया। उसे हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, ब्लैक, जिसे हम दूसरी भाषा में ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। और उसने भारत को नुकसान पहुंचाया और आज तक पहुंचा रही है। जैसे नोटबंदी ना, सही बात है, नोटबंदी तुम क्या सोच रहे? नोटबंदी में फ़ायदा कैसे हुआ? नोटबंदी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। आम आदमी को झेलना पड़ा, लाइन में आम आदमी लगा हुआ था। समझ में आई बात है? लोगों ने कर इस पर रिसर्च भी पता लग चुका। ठीक, तो पता लगे छुट्टी छुट्टी कब कब रही? 91-92 तक रही, 78 से 69 तक रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना आ गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना आई, इसके दौरान हमने क्या क्या काम करा? कई बार पेपर में सवाल पूछता है। समझ में आई बात? अभी बात करेंगे, पहले से उतारो अंत तक, उतारो इतना खा लूँ हम भी कुछ। कितने बजे गए? 10। बेटा तुमको पता होना चाहिए, सिविल सर्विस की पढ़ाई टाइम देख, सिविल सर्विस की पढ़ाई ना सिलेबस देख कर नहीं होती, टाइम देख कर ना, सिलेबस देख होती है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। पहले नंबर पर पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन उठाकर तुम्हारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे मुंह को उठाकर फेंक कर मारेगा वो तो पूछेगा जो मॉडल है ना, वो सुन लो। पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक, कब से कब तक शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला सवाल 51 से लेकर 56 तक। दूसरा, प्रत्येक योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित होगी, याद रखिए बात है। उस मॉडल का पक्का नाम पूछेगा, ये किस मॉडल पर बेस्ड थी, आधार क्या था इसका। फिर तुम वो मॉडल जाकर पढ़ना पड़ेगा ना, इतनी बदतमीजी मत करना। उस व्यक्ति का नाम डाल लेना जिसका वो मॉडल था। वो तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या नाम था? हेराल्ड डोमर मॉडल। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख लो, हिंदी वाला हिंदी में। हेराल्ड, बिरड नहीं, हेराल्ड डोमर, ढोबर नहीं, डोमर मॉडल, इस पदार्थ। ये पक्का सवाल पूछे जा बार बार पेपर में। दूसरा सवाल तुम्हारे सामने मुंह पर फेंक कर मारेगा वो, सही बात है। मॉडल पता लग चुका कौन सा इसका, पता लग चुका है। अब सवाल था इसका उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र को उसमें प्राथमिकता दी गई, याद रखना, कृषि क्षेत्र का विकास करना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव इसका कृषि क्षेत्र का विकास करना। यस, ये कृषि पर आधारित थी पूरी तरह, कृषि क्षेत्र का विकास करना, एग्रीकल्चर क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, कृषि क्षेत्र का विकास। सरकार ने सोचा पिछले शुरू के 5 साल इस पर ही काम करेंगे। अगला क्वेश्चन उठा गाओ, फिर तुम्हारे मुंह में फेंक कर मारा गाओ। सही बात है कि इस दौरान ना और क्या क्या हो गया? ठीक, कुछ भी नहीं। इसी टाइम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया इस टाइम हमने, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया हमने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक,
सामुदायिक, सही कर लियो, सामुदायिक सही है, गलत होगा तो यार। नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अक्टूबर 1952, अक्टूबर 1952 में चलाया गया। पेपर में कई बार पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट कर ले सो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कैसे कहते हैं? इसका नाम बाद में नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पड़ गया था इसका। इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हिंदी में लिखो इसका नाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अक्टूबर 1952, गांधी जी के जन्मदिन के दिवस पर। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन तुम्हारे मुंह में मारा फेंक को, इस टाइम पर ग्रोथ रेट कितना रहा? ठीक, उसे छोड़ दो, उसे याद नहीं करना। ठीक, सबका ग्रोथ रेट नहीं याद रखे करते। हाँ, लेकिन इस पर इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इसी समय में हम ना मल्टी रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं स्टार्ट करें। मल्टी रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें हमने, और बहुत सारी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं बनाई हमने। पानी नदी जा रही थी, रास्ते में नदी जा रही थी, पहले नंबर पर नदी जाकर हमने बांध बनाया, रोक कर बिजली बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। और जो पहले इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई जो परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट बनाए गए, तो मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, बहुउद्देश्य, उनके बहुत सारे उद्देश्य, नदियों को रोक कर बांध बनाना और फिर उसका ना अलग अलग तरीके से उसका लाभ कमाना, इसलिए कहते हैं मल्टीपर्पज था उसका। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाया हमने, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं बनाई हमने इसी टाइम पर। और जो बनाई है ना पहली पंचवर्षीय योजना में, यह बताना तुम वो कौन सी नदी पर, वो तुम अभी मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ बोर्ड पर देखते चलो कौन कौन से बनाए हुए इंपॉर्टेंट हो। चल चल बेटे, बहुत बदतमीज हो लिया तू। पहले नंबर पर हमारे पास भागड़ा नांगल बांध परियोजना। भागड़ा नागल बांध परियोजना। बता सको कौन सी नदी पे हो? सतलज पे हो? सतलज। अच्छा, एक बात बता सको, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस्थाल से। राकस्थाल कहाँ पड़े? तिब्बत में। ठीक है। कांगड़ भांगड़ा कांगड़ा समझ ले तो, भांगड़ा नागल बांध परियोजना, भांगड़ा नागल बांध डैम प्रोजेक्ट। उसके बाद और बताओ हमारे पास दामोदर नदी घाटी परियोजना। हीरे मिले थे पहली बार यहाँ खुदाई कर। नदी घाटी परियोजना, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ से हो? दामोदर नदी पर। बताना तो मैं, दामोदर नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? कौन सी पहाड़ी से निकलती है दामोदर नदी, और कहाँ अपना जल गिराती है? और दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोई है तो नहीं कैपेसिटी तुम्हारी? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? और तुम्हें पता हर साल एक नदी तो पक्का सवाल पूछेगा। और इतने बड़े बोर्ड बैठे सामने बैठे हुए, बता दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? क्या था? स्थान का नाम बता। वो मुझे पता, छोटा नागपुर से बैठा रहे। मतलब जो व्यक्ति क्या लग रहा है मुझे, दामोदर नदी अपना जल अरब सागर में गिरा होगी। अगर सागर चले, अरब सागर, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, एक बात बता दो, चलो मुझे ये बता दो, ऐसी 3 नदियों के नाम बताओ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हो। लूनी, नर्मदा, ताप्ती और लूनी नदी। वह फिर भी उसमें जाकर अरब सागर में अपना जल गिरा। मांडवी, जुआरी, हाँ ये भी सही है। वे लोकल नदियाँ, बड़ी नदियों के नाम पूछ रहा हूँ मैं। लवणीय नदी कौन सी है इसमें? लवणीय भोजन नहीं है, लवणीय नदी है। लवणीय भोजन ऐसे कौन बोलता है? लवणीय भोजन मोदी जी बोलते हैं इस तरह करके।
व्यास परियोजना। चलो व्यास परियोजना के बारे में बताओ। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना कौन सी नदी पर? अगर तुम ऊपर से भारत का नक्शा देखोगे ना, अभी हमारे यहाँ अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, हमारे यहाँ 1960 में एक समझौता हो रखा है। कल सरकार ने उसे तोड़ दिया, सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं मानते सर, और पाकिस्तान वालों का पानी रोक दिया। ठीक, सिंधु जल समझौते में 1960 में हुआ था। ठीक, प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ के उस टाइम पर? नून, पंडित नेहरू थे। और उनका तो नून था। अच्छा, हमारे यहाँ के पंडित नेहरू थे। 1960 की बात है। उसमें उन्होंने कहा था जो 6 नदियाँ, उत्तर की जो 3 नदियाँ, उनके जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा। नीचे की 3 नदियाँ 80% जल उपयोग भारत करेगा, 20% पाकिस्तान। ये तो सिंधु जल समझौता सही। इंडस वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? भारत सरकार ने कहा हमसे मानते नहीं, कल ही कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद पता क्या हुआ? उसके बाद इसमें, अच्छा ये बताओ मुझे, जो ऊपर जो सिंधु नदी तंत्र, जो हमारे पास सिंधु रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें सबसे ऊपर की 3 नदियों के नाम बताओ। चलो, सिंधु झेलम चिनाब, रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब, रावी ब्यास सतलज। याद रहिए बात है, इस तरह जुबान पर रटनी चाहिए सारी सारी नदियाँ, कौन कौन सी, उनका क्रम कौन सा, उत्तर उत्तर था। ऐसी 2 नदियों के नाम बताने हैं जो भारत में मिल जाती है और सिंधु की जारी हो। सतलज का हो जाएगी, रावी ढंग से पढ़ लो अच्छी तरह। मोहन जोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? चलो बता दो क्या? सिंधु टे, ये बड़ी इतनी बदतमीजी क्यों दिखा रहा है? हो गया यहाँ तक? व्यास परियोजना जी, ये जो परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनी है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अच्छा, और क्या कांड हुआ इसके दौरान? और हुआ कुछ? इक्यावन से लेकर 56 तक के बीच में और क्या क्या हुआ? लगाओ अंदाजा। IIT कॉलेज बने, एम्स बने, IIT खड़गपुर की स्थापना हुई, लिखो सभी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक, कृषि के अंदर आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार करना, इसलिए चलाई गई थी। इसे भी लिखो, इसे भी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल 5वें नंबर का पॉइंट है, नेशनल एक्सटेंशन उन्नीस में, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक, क्यों ये एक सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस सेवा है एक प्रकार की। ये प्रोग्राम इस टाइप का क्यों चलाया गया था? इसलिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ही लिख लो, राष्ट्रीय सेवा योजना। सही बात है। कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार कर, आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार करना। कृषि में, एग्रीकल्चर के अंदर लोगों को कहा गया यार फला बहुत चला रहा है, तुम ट्रैक्टर यूज करो, चलो जा। कृषि में आधुनिक तकनीकों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना। हावला बहुत चले ले, रोबोट लगा बेटा टेक्नोलॉजी। ये पूछा जा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आई? 1953 में। एक हमारे यहाँ संस्था जिनने मिट्टी का भी वो करा, मिट्टी को, भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा, उसका पेपर भी दिया था एक बार तुमने। ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भी इसी टाइम पर हुई। कब हुई पता तुमको जिसकी स्थापना? 54 में। इतनी पढ़ी लिखी है तू?
बता सकोगे इसकी स्थापना कब हुई? बावन, 53, 54, 55। 50 में से पुनर्गठित करा गया। वैसे यह बनी थी संस्था 1929 में, लेकिन 50 में से मजबूत करा गया ICR। 1929 में लिखो उसकी स्थापना। 1929 में बनी थी, लेकिन 1950 में मजबूत करा गया ऐसा। कोई बात नहीं, बचपन हो। बात ना करो, बात बताओ, समझ में नहीं आई। इसी दौरान कुछ हुआ जो बड़ी घटनाओं पेपर में पूछी जा सकती हो। 51 से लेकर 56 तक पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ रखा। तो सोच धन्नो सोच। बताओ, छूट ना जाए कुछ भी, दोबारा नहीं पढ़ाने का, याद रखना बात है। दिमाग चलाओ। इस टाइम में बता, कृषि विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1 और 3.6 प्राप्त हुआ। लिखो भी ग्रोथ, कृषि का जो लक्ष्य रखा गया था, एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रोथ हुई थी, बहुत बड़ी ग्रोथ थी। अब तक इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हुई थी। जब लक्ष्य रखा गया था 2.1%, प्राप्त हुआ 3.6% लक्ष्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? यह पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक, मैं ज़्यादा डाटा फैलाना नहीं चाहता, क्योंकि बैठ तुम याद नहीं कर पाओगे। अब देखो, जितना मैंने लिखवाया ना तुम्हारे, ये याद होगा कि पहले ही बता दो पक्का। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन है? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है मैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कौन से पल्ली, कौन से गठन? अब राष्ट्रपति कौन है? निर्विवाद राष्ट्रपति। उनके विपक्ष में भी कोई खड़ा नहीं हुआ, याद रखना। टिक मार देना पेपर में। पहली लोकसभा कब अस्तित्व में आ रही? योजना आयोग कब बना? 1 अप्रैल 1951। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 51 से 56 तक। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना अंतरिम संसद ले गई या चुनी हुई संसद ले गई? पता लग चुका है। अंतरिम संसद मतलब जो लास्ट वाली पार्लियामेंट थी, वो भी इसी तरह काम कर रही थी जिस तरह पार्लियामेंट काम करती है चुनाव होने के बाद। चुनाव जीत गई थी सरकार, जीतती कोई ना कोई। कौन जीतती थी? कांग्रेस। 364 सीट आई थी कांग्रेस की। पता लग चुका है। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। गांव का विकास करने को कहा सरकार ने। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना, भांगना लांगन परियोजना। जैसे तुम दूसरी पे जाओगे ना भैया, जैसे तुम दूसरी पे जाओगे तो ये पीछे वाले भूल जाओगे, इसलिए बार बार रिपीट रिविजन करवा रहा हूँ। पता लग चुका है सारे फैक्ट ही। देख लो फटाफट। अभी मैं दिमाग से रिकॉल करता हूँ, कुछ और रह रहा है मेरे दिमाग से जो स्किप चल रहा है। साइंस में देखो यार, साइंस में क्या हुआ था। चलो थोड़ा सा और देख लो। हाँ,
बकवास क्षेत्रीय नेशनल पेंशन स्कीम को भाई बताइएगा, पेपर में आ रहा है इसमें कुछ? सुन लो, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बार यहाँ एक पॉइंट लिखो, आईआईटी बनना स्टार्ट हुआ। पहला आईआईटी बना, पूरे भारत का पहली बार आईआईटी कॉलेज बना, पंडित नेहरू ने बनाया। लिखो 1951 में ही 18 अगस्त 1951 को आईआईटी खड़गपुर बना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। विज्ञान के क्षेत्र लिखो, विज्ञान क्षेत्र लिख लो ना, ऐसा लड़का पहले नंबर का पॉइंट लिखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना हमारे पास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर पहला था वो, देश का पहला आईआईटी भारत का हो। जहाँ मैं गया था कोलकाता के अंदर, फिर पहला खड़गपुर आईआईटी बना। सर नलिनी रंजन सरकार समिति की सिफारिश पर ये बनाया गया था। इतना नहीं पूछने का, छोड़ दो। यूजीसी बनाया गया था 1953 में, दोबारा फिर लिख लो, रिवीजन हो जाएगा। यूजीसी 1953 में। CSIR का नाम सुना तुमने? नेट का एग्जाम भी करवाओ साइंस के क्षेत्र में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे कहते हैं, अनुसंधान लिखो, CSIR लिखो, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। रिसर्च कब बना है? बना तो पहले ही से, सक्रिय बनाया गया, इसकी 3-4 लैब बनाई गई। ICR ICR भी लिख दो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हाँ, 1929 में पहली बार बनाया गया था, दोबारा इसका पुनर्गठन हुआ 50 में। क्या काम करो? देखो सीड, देखो बीज जिसे कहते हैं, मिट्टी चेक करो, सोइल कैसी है हमारे पास, उसका टेस्ट करेगा, कीट के बारे में चेक करेगा, पशुपालन, डेयरी अनुसंधान, सब काम है इसके। एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्था बनी भारत के अंदर पहली बार, जो भारत के लिए हथियार बनाने का काम करती है, DRDO लिखो, रक्षा और तकनीकी विकास में। DRDO बनाया गया, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO 1958 में बना। पहले इसका नाम DSO था, DSO डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन 1950 में, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। 58 में इसका नाम रख दिया गया था DRDO, पहले DSO बना था, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। उन्नीस सौ 58 में चेंज हुआ इसका नाम, याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका नाम चेंज हुआ। बना 1950 में, जब इसका नाम DSO था। 1958 में इसका नाम DRDO कर दिया गया। पेपर में पूछा DRDO कब बना, दूसरी पंचवर्षीय योजना बना DRDO। DSO कब बना, पहली पंचवर्षीय योजना में। एम्स देख रहे हैं तुम, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जितने बड़े बड़े कॉलेज देख रहे हैं, ये सब इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना बने स्टार्ट हुए, 1952 में स्थापित हो गए थे। योजना बनी थी इनकी 1952 में। ऑल इंडिया एम्स लिखो, एम्स की योजना कब बनी थी? 1952 में। स्थापित हुई थी 1956 में। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIMS लिख दिया। एम्स की योजना कब आई? 1952 में। स्थापित हुए कब? कब स्टैब्लिश हुए? 56 में, 56। चलो बस बहुत होगा, इतना तो कोई पढ़ाने का भाई इसमें, समझे? कोनो प्रॉब्लम छो? ठीक, और कुछ 51 से 56 तक हुआ हो, दिमाग से स्किप कर रहा हो? नहीं, बस इतना ही बहुत। ठीक, इतना ही रखते हैं।